हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन सब्जेक्ट का सिलेबस और मॉडल पेपर यानी किस तरीके का पेपर आता है हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन विषय का सिलेबस जान लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन सिलेबस यानी विषय में 4 यूनिट हैं। तो पहली यूनिट जिसमें क्या है, सबसे पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, हेल्थ, बैलेंस डाइट। दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस, ऑप्टिमम न्यूट्रिशंस, अंडर न्यूट्रिशंस, ओवर न्यूट्रिशन। और तीसरा है मील प्लानिंग, कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग। और चौथा टॉपिक है फूड ग्रुप्स एंड फंक्शंस ऑफ फूड। पहली यूनिट में इतना है। दूसरी यूनिट में क्या है, न्यूट्रिशन मैक्रो और माइक्रो है इसमें, यानी आरडीए सोर्सेस, फंक्शंस, डेफिशिएंसी एंड एक्सेस ऑफ, पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा फैट्स, यानी ये दूसरी यूनिट का है। और दूसरी यूनिट में और क्या है, प्रोटीन्स, मिनरल्स यानी मेजर कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, और ट्रेस है आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन, जिंक। फिर अगला टॉपिक है विटामिन्स यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन बी, सी, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन ए, डी, ई, के, और वाटर, डाइटरी फाइबर। तीसरी यूनिट में है 1000 डेज न्यूट्रिशंस यानी कॉन्सेप्ट, रिक्वायरमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, और पेरेंटल न्यूट्रिशंस यानी 0 to 280 डेज, एडिशनल न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिएंट्स, रिक्वायरमेंट एंड रिस्क फैक्टर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तीसरा है ब्रेस्ट फार्मूला फीडिंग वर्थ 6 months ऑफ एज, कंप्लीमेंट्री एंड अर्ली डाइट 6 months to 2 years ऑफ एज। और चौथी यूनिट में है कम्युनिटी ऑफ हेल्थ। पहला है कॉजेस ऑफ कॉमन डिसीज प्रिवलेंट इन द सोसाइटी एंड न्यूट्रिशंस, रिक्वायरमेंट इन द फॉलोइंग यानी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, और ओबेसिटी, और कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, टाइफाइड, और नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ ऑफ इम्प्रूविंग डाइटरी न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स। यानी ये क्या है, इसका सिलेबस है। सिलेबस के बाद अब हम फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन विषय का पेपर जान लें कि किस तरीके का पेपर आता है। ये पेपर 2 आवर का होता है, मैक्सिमम 100 मार्क्स का। यानी पहला क्वेश्चन है अतिसार का कारण नहीं है। अतिसार का यानी डायरिया का कारण क्या नहीं है, विषाक्त जीवाणु नहीं है। इसके बाद शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 20% बढ़ जाता है। किसके कारण बढ़ जाता है, मोटापे के कारण भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है केयर। केयर एक क्या है, केयर एक गैर सरकारी संस्थान है। यानी केयर क्या है, गैर सरकारी संस्थान है। फिर है दूध में पौष्टिक तत्व नहीं पाया जाता है। दूध में कौन सा पौष्टिक तत्व नहीं पाया जाता है, यानी दूध में प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, विटामिन ए भी होता है। कौन सा नहीं होता है, विटामिन डी। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है माता के दूध में पाया जाता है। माता के दूध में क्या पाया जाता है, माता के दूध में ये सभी चीज़ पाई जाती है, वसा भी पाई जाती है, कोलेस्ट्रॉल भी पाई जाती है, खनिज एवं विटामिन भी पाई जाती है। यानी इसमें क्या पाया जाता है, सभी पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, डी। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। छठा क्वेश्चन क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, यानी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है राष्ट्रीय
पोषण संस्थान की स्थापना हुई? यानी राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना वर्ष 1959 को हुई थी। इसके बाद है कम ज्वर में कैसा आहार देना चाहिए? यदि किसी को हल्का बुखार है तो कैसा आहार देना चाहिए? इसका है कोमल, यानी कोमल आहार देना चाहिए। फिर है अतिसार यानी डायरिया, जिसे दस्त बोलते हैं। अतिसार कितने प्रकार का होता है? अतिसार 2 प्रकार का होता है। इसके बाद है अतिसार से तात्पर्य है, यानी अतिसार से क्या तात्पर्य है? बीमारी है ये अतिसार, लक्षण है या कोई नहीं है संक्रमित रोग? तो अतिसार क्या है? अतिसार एक लक्षण है। इसके बाद है 11, यानी मोटे व्यक्ति को आहार में नहीं लेना चाहिए। मोटे व्यक्ति को क्या नहीं लेना चाहिए? वसा, क्योंकि वसा का ज़्यादा खाने से और ज़्यादा मोटापा आता है। इसके बाद मध्य आयु में लोगों में वृद्धि हो जाती है। मध्य आयु के लोगों में वृद्धि हो जाती है। किस चीज़ की वृद्धि हो जाती है? यानी मोटापा की वृद्धि हो जाती है। यानी 35-40 के बाद व्यक्ति में मोटापा आना शुरू हो जाता है। इसके बाद हैजा, हैजा का संक्रमण सबसे अधिक कब होता है? हैजा सबसे अधिक गर्मियों में होता है। यानी कॉलरा की जो बीमारी है वो कब होती है? सबसे ज़्यादा गर्मी में होती है। बच्चों में कौन सा रोग नहीं होता है? बच्चों में कौन सा रोग नहीं होता है? खसरा, हैजा, काली खांसी, रक्तचाप। बच्चों में खसरा भी होता है, हैजा भी होती है, काली खांसी भी होती है। कौन सा नहीं होता है? रक्तचाप यानी बीपी की बीमारी बच्चों में नहीं होती है। फिर अगला क्वेश्चन है यानी पोलियो का टीका किस रूप में होता है? पोलियो का टीका सुई में होता है, गोली में होता है, दवा को पानी में होता है, या कैसे भी? तो जो टीका होता है, टीका सुई के रूप में ही होता है। इसके बाद है हमारे शरीर को पोषित करता है। हमारे शरीर को क्या पोषित करता है? हमारे शरीर को भोजन पोषित करता है। फिर है अपोषण, अपोषण यानी मेल न्यूट्रिशन, और इसे कुपोषण भी बोलते हैं। अपोषण की कितनी स्थितियाँ होती हैं? तो अपोषण की 2 स्थितियाँ होती हैं। अपोषण या कुपोषण एक ही बात है। इसके बाद है 18वां क्वेश्चन क्या है? 50 रासायनिक पदार्थ शरीर की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से कितने समूहों में बांट दिए गए हैं? तो रासायनिक पदार्थ जो हैं 50, वो कितने भागों में बांट दिए गए हैं? ये 9 भागों में बांट दिए गए हैं। इसके बाद मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता भोजन है, क्योंकि भोजन होगा तभी उसके बाद व्यक्ति के लिए धूप की ज़रूरत होगी, नगर में रहने की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले आवश्यकता क्या है? भोजन की आवश्यकता है। इसके बाद पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पोषण की 4 अवस्थाएं होती हैं। इसके बाद निम्न में से अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियां होती हैं? यानी जहां पोषण कम होता है उसकी कितनी स्थितियां होती हैं? उसकी 2 स्थितियां होती हैं। फिर है जब पोषण शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार गुण एवं मात्रा में अपूर्ण होता है तो वह स्थिति क्या कहलाती है? वह स्थिति कुपोषण कहलाती है। यानी जब पूरी मात्रा में नहीं मिल पाता है तो वह कुपोषण कहलाया जाता है। फिर है भोजन के शारीरिक कार्यों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? जो भोजन के शारीरिक कार्य हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? उनको 3 भागों में बांटा गया है। फिर है मरस्मस, यानी मरस्मस रोग होता है। मरस्मस रोग कैसा होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। फिर है त्वचा, यानी झुर्रियाँ युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। किसके लक्षण प्रदर्शित करता है? कुपोषण के, अल्पोषण, गरिष्ठ पोषण या कोई भी नहीं? तो इसका है कुपोषण। यानी कुपोषण क्या है? कुपोषण से ही पहचान हो जाती है कि ये कुपोषित व्यक्ति है, क्योंकि उसकी त्वचा कैसी हो जाती है? झुर्रियाँ युक्त हो जाती है, उसका रंग भी पीला होने लगता है। फिर है भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है। सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली बीमारी क्या है? ऊर्जा, प्रोटीन, कुपोषण।
यानी इन चीज़ के कुपोषण की बीमारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर है ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? संतुलित आहार कहा जाता है, जहाँ सही अनुपात में सभी पोषक तत्व मिले हों। इसके बाद कुपोषण तथा में गहरा संबंध है। कुपोषण का किससे गहरा संबंध है? कुपोषण का चिंता से गहरा संबंध है। फिर है यानी प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग चर्म रोग है, क्योंकि घेंगा, रतौंधी, बेरी ये तो विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग हैं। तो कौन सा बचा? सी, यानी सी क्या है? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। फिर है प्रोटीन प्राप्ति के साधन हैं। प्रोटीन प्राप्ति के साधन क्या हैं? सोयाबीन भी है, मूंगफली भी है, सेम भी है, तो यानी क्या है? ये सभी प्रोटीन प्राप्ति के साधन हैं। फिर है प्रोटीन नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो ये किया गया था मेंडल के द्वारा। फिर है प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं? प्रोटीन में 8 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। फिर है निम्न में से प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम साधन है। प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम साधन क्या है? ये सभी हैं, यानी मांस भी है, मछली भी है, अंडा भी है, इन सभी से प्रोटीन प्राप्त होता है। फिर है वसा के उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी वसा के उपयोग के लिए क्या ज़रूरी है? कार्बोज। वसा के उपयोग के लिए कार्बोज बहुत ज़रूरी है। फिर एक जटिल कार्बोज है। जटिल कार्बोज क्या है? सेल्यूलोज। फिर कार्बोहाइड्रेट के कुल कितने प्रकार हैं? कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार हैं। कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार हैं। पैक्टिन पाया जाता है। पैक्टिन किस में पाया जाता है? पके हुए फलों में पैक्टिन पाया जाता है। किस में? पके हुए फलों में पाया जाता है। फिर है ग्लूकोज। ग्लूकोज किस में पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है मोनोसैकेराइड, यानी ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड है। फिर डायबिटीज़ रोग होता है। डायबिटीज़ रोग इंसुलिन की कमी से होता है। दालों में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है? तो दालों में 40% स्टार्च पाया जाता है। सुक्रोज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। सुक्रोज गन्ना में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। फिर है एक नवजात द्वारा आसानी से पचने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज। ये आसानी से पच जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। फिर है वसा की मात्रा अधिक होती है। वसा की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है? मक्खन भी होती है, पनीर में भी होती है, सोयाबीन में, यानी इन सभी में होती है। फिर है 1 ग्राम वसा में कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी? 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम वसा में। फिर एक वयस्क को वसा की आवश्यकता होती है। एक वयस्क के लिए कितने वसा की आवश्यकता होती है? यानी 20 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी फाइनोडर्मा वसा की कमी से होने वाला रोग है। फिर है मूंगफली में कितने प्रतिशत वसा होती है? मूंगफली में यानी 50% वसा होती है। मूंगफली में 50% वसा होती है। कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बनिक यौगिक क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक हैं। फिर है 49 ज़्यादा मोटे व्यक्ति को होता है। ज़्यादा मोटे व्यक्ति को मधुमेह होता है। ऊर्जा प्राप्त करने का प्रमुख साधन है। ऊर्जा प्राप्त करने का प्रमुख साधन क्या है? वसा है। इस तरीके का क्या है? ये फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन विषय का पेपर आता है। तो अगला क्वेश्चन हम जान लेते हैं। यानी वसा में घुलनशील है। वसा में क्या घुलनशील है? वसा में ईथर घुलनशील है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यानी नाइसिन की प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है? हरी मिर्च। फिर 53वां, यानी विटामिन के की प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। विटामिन के की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? पालक है, क्योंकि इससे रक्त का थक्का जमता है।
और विटामिन B1 की कमी से होने वाला मनुष्य में रोग है ये बेरी रोग है। शरीर की उचित वृद्धि हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है क्या है? विटामिन B। विटामिन B बहुत ज़रूरी होती है। और इसके बाद है विटामिन K। विटामिन K की खोज कब की गई? विटामिन K की खोज 1943 ईस्वी में की गई थी। विटामिन हमारे शरीर को कैसा बनाते हैं? विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। विटामिन A सबसे अधिक किस में पाया जाता है? विटामिन A सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। फिर है 59, यानी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। सूर्य की किरणों से विटामिन D प्राप्त होती है। फिर सर्वाधिक विटामिन C किस में पाया जाता है? सर्वाधिक विटामिन C आंवला में पाया जाता है। विटामिन B2 को कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। त्वचा से प्रतिदिन निष्कासित जल की मात्रा है, त्वचा से प्रतिदिन निष्कासित जल की मात्रा 800 ml है। फिर है जब शरीर के तापक्रम को जल शरीर को ये क्या होगा? जल यानी जल शरीर के तापक्रम को क्या करता है? नियंत्रित करता है। फिर इसके बाद है शरीर में कितना जल कम हो जाने से मृत्यु हो सकती है? तो 20% कम हो जाने से क्या है? मृत्यु हो सकती है। फिर है यानी 65वां क्वेश्चन, हमारे शरीर में जल का प्रतिशत है, हमारे शरीर में जल का प्रतिशत कितना? 60 से 70% है। मनुष्य को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? मनुष्य को प्रतिदिन यानी 5 लीटर पानी पीना चाहिए, लगभग 5 लीटर पानी पीना चाहिए। जल का कार्य है, जल का कार्य क्या है? जल का कार्य है शरीर निर्माण में भी है, ताप नियंत्रण के रूप में भी है, स्नेहक के रूप में भी है, यानी क्या है? सभी उपयुक्त सभी यानी इन सभी रूप में भी जल का कार्य होता है। फिर है 68 में क्या है? शरीर में अधिकतर जल का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? यानी गुर्दे के, त्वचा के, या गुर्दे त्वचा दोनों के, यकृत के। तो 68 का आंसर होगा गुर्दे व त्वचा, यानी A और B दोनों, इन दोनों के माध्यम से होता है। फिर 69 में क्वेश्चन है शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति कब आती है? यानी डिहाइड्रेशन की स्थिति कब आती है? जल की अधिकता से यानी एक्सेस ऑफ वाटर, जल की कमी से फ्रॉम लैक ऑफ वाटर, या जल की संतुलन मात्रा से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल की कमी से ही निर्जलीकरण की स्थिति आती है। इसका सही आंसर क्या होगा? V। फिर है 70वां क्वेश्चन, शरीर में उपस्थित जल का कितने प्रतिशत तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? तो 20%, 40%, 50%, 70% कितना होता है? इसका सही आंसर होगा 70%, क्योंकि शरीर में उपस्थित जल का 70% तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। फिर इसका 71वां क्वेश्चन है आयरन डेफिशिएंसी यानी लोहे की कमी से होने वाला रोग है। लोहे की कमी से होने वाला रोग क्या है? एनीमिया, घेंगा, थायराइड, टाइफाइड। तो क्या है? एनीमिया। इसका सही आंसर क्या होगा? A, यानी लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। इसके बाद है 72 में क्या है? बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर होता है 15 से 20, 11 से 12, यानी इसमें होता है 12 से 14 हीमोग्लोबिन का स्तर होता है बच्चों में। फिर 73 का यानी कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है? कैल्शियम का प्रमुख स्रोत दूध है। इन दूध में कैल्शियम प्रमुख रूप से पाया जाता है। फिर है सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है। सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत क्या है? नमक है। फिर 75वां है घेंगा रोग किस तत्व के अभाव में होता है? घेंगा रोग आयोडीन के अभाव में होता है, यानी आयोडीन की कमी से ही घेंगा रोग होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? एनीमिया के 2 प्रकार देखने को मिलते हैं। फिर है खनिज तत्व नहीं है। खनिज तत्व क्या नहीं है? खनिज तत्व कैलोरी नहीं है, क्योंकि कैल्शियम, आयरन, आयोडीन ये क्या है? खनिज तत्व हैं, और कैलोरी क्या है? ये ऊर्जा की एक मात्रा है। फिर है आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? आयरन पाया जाता है यकृत में।
नींबू, संतरा, आंवला, इनमें तो क्या है, विटामिन सी पाई जाती है। तो आयरन प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है, यकृत में यानी लीवर में। फिर है दांतों के निर्माण में सर्वाधिक सहायक है, दांतों के निर्माण में क्या चीज़ सहायक है, कैल्शियम। फिर है रक्त के जमने में कौन सा खनिज तत्व सहायता होता है, तो रक्त के जमने में यानी कैल्शियम और जिंक, वैसे तो जिंक भी होता है, तो क्या है कैल्शियम, इसका क्या है रक्त के जमने में सहायक होता है। फिर है शरीर को ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ है, शरीर को ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ क्या है, कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या है 23 जोड़े। फिर वंशानुक्रम का नियम दिया गया है, वंशानुक्रम का नियम मेंडल ने दिया है, मेंडल ने। संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिन की होती है, संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था 280 दिन की होती है। फिर है 85 यानी किस विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में तीव्र होती है, तो यानी शारीरिक विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में तीव्र गति से होती है। गर्भावस्था में शारीरिक भार तेजी से किस अवधि में बढ़ता है, इसका सही आंसर क्या होगा, तीसरा माह, क्योंकि तीसरे माह में तेजी से भार बढ़ता है। अंडाणु परिपक्व होता है कितने दिन में, अंडाणु 28 दिनों में परिपक्व होता है। नवजात अवस्था है, नवजात अवस्था क्या है, असमायोजन की अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में समायोजन ही बालक करता है। फिर जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई है, जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई क्या है, 50 सेंटीमीटर है। फिर नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है, यानी 120 बार, नवजात शिशु की नाड़ी कितनी होती है, 120 बार प्रति मिनट। फिर सामान्य नवजात शिशु कितने घंटे की नींद लेता है, सामान्य नवजात शिशु 13 घंटे की नींद लेता है। कोलोस्ट्रम क्या है, कोलोस्ट्रम क्या है, कोलोस्ट्रम एक प्रथम स्तन दूध है। फिर नवजात शिशु में कौन सी इंद्रियां सबसे कम विकसित होती हैं, नवजात शिशु में सूंघना सबसे यानी कम विकसित इंद्रियां होती हैं, क्योंकि बालक देखता है, सुनता है, स्पर्श भी करता है, लेकिन सूंघना उससे इतना नहीं आता है। फिर 3 किलोग्राम वाले नवजात शिशु का भार लगभग 2 गुना हो जाएगा, 3 किलोग्राम वाले नवजात शिशु का भार कितने दिनों में दोगुना हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, यानी 1 वर्ष में, वैसे तो 6 माह हैं, लेकिन 1 वर्ष में कितना होता है, 2 गुना हो जाता है। चाय में पाया जाने वाला, चाय में पाया जाता है, चाय में क्या पाया जाता है, यानी कैफीन पाया जाता है। फिर 96 एल्का टॉक्सिन पाए जाते हैं, एल्का टॉक्सिन मूंगफली में पाए जाते हैं। मलेरिया है, मलेरिया क्या है, मलेरिया यानी विषाणु हैं, जीवाणु हैं, कृमि जनित है, यानी मलेरिया या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई भी नहीं है। फिर है हेपेटाइटिस रोग में प्रभावित होता है, हेपेटाइटिस रोग में क्या चीज़ प्रभावित होता है, लीवर, यानी लीवर क्या है, प्रभावित होता है हेपेटाइटिस में। टाइफाइड है, टाइफाइड क्या है, एक जीवाणु जनित रोग है। फिर लास्ट क्वेश्चन है अतिसार का प्रमुख कारण है, यानी डायरिया का प्रमुख मेजर कॉजेज क्या है, इसका ये यानी संक्रमण भी है, विषाक्त जीवाणु है, रासायनिक पदार्थ है, ये सभी क्या है इसके प्रमुख कारण हैं डायरिया के। तो इस तरीके से क्या है, ये फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन विषय का पेपर आता है, और पूरे उत्तर प्रदेश में यानी BA, BSc, BCom इनके फर्स्ट सेमेस्टर में इस तरीके का पेपर आता है, जो कि नई शिक्षा नीति के द्वारा सभी के लिए अनिवार्य किया हुआ विषय है। धन्यवाद।